भाई आपके सामने फिर से हाजिर हो गया, आपका प्यारा चैनल, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आएगा। नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो अच्छी भी लगेगी। छोटे छोटे डाउट्स हैं मेरे भाइयों के जो मेरे को व्हाट्सएप पूछते रहते हैं, उन डाउट्स को इकट्ठा करके उनकी एक एक डिटेल निकाल के मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, जो मैं 5-6 दिन से नहीं कर पाया। तो घर पे भी थोड़ा कुछ काम चल रहा है और मेरे मदर भी ठीक नहीं रहते, तो उनका केयर करना पड़ता है। तो आप किसी बात का बुरा मत मानना। तो आज मैं जो डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो सभी कोई भी छोटा डाउट नहीं रहने दूंगा आज। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये बोलता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक ज्वाइन कीजिए। आपको उसमें लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी, कौन सी डेट का सबमिशन, किसका वीज़ा आ चुका है, किस मंथ का वीज़े आ रहे हैं। और मेरे चैनल को, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करवा दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे क्रोएशिया के बारे में। तो चलिए, जो छोटे छोटे डाउट्स हैं जो मैंने आज लिखे भी हैं अपने कॉपी पे, तो आज क्लियर करने वाला हूँ। तो आज का सबसे बड़ा डाउट है जो मेरे भाई हमेशा पूछते हैं, सभी मेरे भाई पूछते हैं कि सर ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर का क्या मसला है। ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर तो देखो आपको खुश करने के लिए होता है, ठीक है। ऑफर लेटर मिल गया, आप खुश हो जाते हैं, चलो शुक्र है हमारा काम तो शुरू हो गया। बट क्या होता है कि ऑफर लेटर आने के बाद भी आपका वर्क परमिट नहीं आ पाता। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, कई मेरे भाई 4-5 मंथ हो गया, कई भाई कह रहे हैं कि भाई मैंने फरवरी से अप्लाई किया है, ऑफर लेटर तो आ गया मार्च में, तो अभी तक भी वर्क परमिट नहीं आया। तो उसका क्या कारण होता है कि कंपनी, देखिए कंपनी के पास जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उससे वो ज़्यादा ऑफर लेटर अप्लाई करवा देती है, ठीक है। वो अपनी रिक्वायरमेंट, मान लो कि कंपनी को 10 वैकेंसी की जरूरत थी, आप मान लो एम्प्लॉयर हो, आपको 10 बंदों की जरूरत है, थोड़ी ना कि आप 10 बंदों को ही ऑफर लेटर दोगे। आप ज़्यादा ऑफर लेटर निकालने की कोशिश करते हो कि ताकि उनकी रिक्वायरमेंट उनसे पहले पूरी हो जाए, ताकि पहले वो क्रोएशिया से पूरी करने की कोशिश करते हैं, फिर वो इंडिया से पूरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आपका फिर वर्क परमिट नहीं आता। वो अपनी बाहर से ही जैसे मान लो कि 10 वैकेंसीज हैं तो उस पर 20 ऑफर लेटर वो अप्लाई करवा देते हैं। वो किसी न किसी जगह पे उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो फिर वो वर्क परमिट इशू नहीं करते आपको। तो आपका एजेंट आपको बताता नहीं है इस बारे में कि आप अपनी फाइल विड्रॉल ना कर लो, तो वो कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाने की कोशिश करता रहता है कि इसका वर्क परमिट किसी और कंपनी से निकल जाए। तो इसी के कारण आपका, अगर किसी का 5 मंथ बीत गया तो वो अपने एजेंट को सीधी तरीके से बोल दे कि भाई नहीं अप्लाई होता तो वो आप फाइल वापस दे दो मेरे को। क्योंकि ऑफर लेटर आने के बाद 70 डेज का टाइम होता है, पहले तो 60 डेज का टाइम था, अब तो 70 डेज का टाइम है। जैसे चलो 100 दिन का लगा लो, 100 दिन मैक्सिमम लगते हैं वर्क परमिट आने में, क्योंकि अभी बैकलॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बैकलॉग बढ़ने की वजह से देखो हमारे इंडिया में 6 VFS है, VFS के ऑफिस है। दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, तो ऐसे मिला के कुल 6 हैं। तो हर दिन मान लो कि आप दिल्ली में गए हो तो आप एक दिन में 100 फाइलें, कम से कम 100 फाइलें तो क्रोएशिया के लोगों की होती हैं जो वहाँ पे सबमिट होती हैं। तो 6 VFS हैं, 600 फाइल लगा लो, एक दिन की 600 फाइलें पूरे इंडिया में जो जमा होती है, तो पूरे महीने का हिसाब लगा लो। तो इतने बड़े लेवल पे फाइलें इकट्ठी होती रहती हैं, तो बैकलॉग तो बढ़ेगा ही ना, बैकलॉग तो कम नहीं होगा। रोज की रोज फाइलें इकट्ठी हो रही हैं, रोज की रोज फाइलें, बैकलॉग बढ़ रहा है, तो वीज़ा कैसे निकलेगा। तो इसी के कारण ही हमारे वर्क परमिट आने में डिले हो रहा है। कुछ वेकेशंस आ गए हैं, वेकेशंस आने के बाद स्टाफ कम हो जाता है, तो वेकेशंस आने के बाद वर्क परमिट भी स्लोली काम करने लग जाता है। अभी तो आपको सभी को पता लग गया होगा कि अगस्त में बहुत ही काम स्लो हो गया है। वीज़े आ रहे हैं, ये नहीं वीज़े नहीं आ रहे, वीज़े सभी के आ रहे हैं, बट काम स्लो हो गया है। अभी जिस जानकारी मेरे को मिली है वो कह रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद फिर से काम फास्ट होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह वेकेशन खत्म हो जाएगा क्रोएशिया में और काम फास्ट होने वाला है। तो ये तो ऑफर लेटर आने के बाद वर्क परमिट का बता दिया कि कैसे कैसे आपका वर्क परमिट डिले हो जाता है। तो किसी का नहीं आता तो उसको नई कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। उसी कंपनी के साथ जुड़ोगे तो आपको और भी लेट होगा काम। तो दूसरा मेरे भाई को डाउट रहता है कि भाई मेरा अप्रैल में सबमिशन, अभी भी अप्रैल वाले फंसे हुए हैं। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल में जिसका सबमिशन हुआ था तो वो समथिंग कुछ एरर आ रहा था उस टाइम पे बैकलॉग की स्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए मार्च और अप्रैल की फाइलें इस तरीके से फंस गई, स्टक हो गई। तो मई वालों की फाइलें तो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, उनका 90 से 100 दिन के वीज़ा आ रहा है। तो अप्रैल वालों का अभी तक 120-125 दिन हो गया उनका वीज़ा, अभी थोड़ा डिले चल रहा है। तो वो भी इक्का दुक्का बंदों का,
कोई ज़्यादा बंदे नहीं है, अप्रैल तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, कुछ बंदे बचे हुए हैं बस। तो अभी क्या चल रहा है कि मई का 2 मई का, 5 मई का, 8 मई का और 19 मई के, 22 मई के, 27 के, अभी 30 मई के इसके वीज़े आ रहे हैं। ठीक है, मई चल रहा है, मई पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, थोड़ा काम स्लो है पर मई के वीज़े आ रहे हैं। ठीक है, तो 10 सितंबर से पहले मई ख़त्म करने की पूरी तैयारी है क्रोएशिया की कि मई को ख़त्म कर दिया जाए, मई मंथ को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद क्या होगा, 10 सितंबर के बाद जून का भी शुरू हो चुका है, बीच बीच में जून वालों के वीज़े आ रहे हैं। ठीक है, पर जून शुरू होगा पूरी तरह से 15 सितंबर के बाद। जैसे मई शुरू हो गया था ना, तो जून 15 तारीख के जून का 15 सितंबर के बाद पूरा जोरों शोरों से काम शुरू हो जाएगा, वीज़े आने शुरू हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के वीज़े आएंगे जिसका वर्क परमिट सही है, फेक नहीं है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो क्यों रिजेक्ट करेंगे आपको। देखो, वर्क परमिट फेक नहीं होगा तो वीज़ा आएगा, कंपनी फ्रॉड लिस्ट में नहीं होगी तो वीज़ा आएगा, अगर आपका एक्सपायरी नहीं हो गया वर्क परमिट तो वीज़ा आएगा, कोई डॉक्यूमेंट में फेक लगाया आपने तो वीज़ा नहीं आएगा भाई। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका प्रोफाइल बिल्कुल अच्छी है, आपकी कंपनी अच्छी है, तो आपका वीज़ा रोक ही नहीं सकते। तो अभी अप्रैल मई और जून ये स्टार्ट हो चुका है, जून तो स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल में तो पहले ही स्टार्ट था, जून स्टार्ट हो चुका है बट पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, इसको 10 सितंबर के बाद ही स्टार्ट हो सकेगा। अगली बात करते हैं, क्रोएशिया में मेरे भाई कहते हैं कि भाई हमें अकोमोडेशन नहीं मिला, फूड प्रोवाइड नहीं किया गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं की गई। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रोएशिया में बहुत छोटी छोटी कंपनी शुरू हो चुकी है। तो देखो, क्रोएशिया अपने चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, क्रोएशिया उसको पूरा सपोर्ट करता है, चाहे फाइनेंस के तरीके से, तो वो पूरी हेल्प करता है। तो इसलिए वो जब छोटी कंपनी में जाओगे तो वो अकोमोडेशन नहीं दे पाते। वो अकोमोडेशन अब यहाँ से तो आपका लिख देते हैं कि हम अकोमोडेशन देंगे, बट वहाँ पे आपको जाके बताते हैं कि हम अकोमोडेशन नहीं दे पाएंगे, फूड नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बड़ी कंपनी में ट्राई करो जहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल जाए। क्रोएशिया में 90% तो आम है कि अकोमोडेशन मिलता ही मिलता है। जैसे फूड का ऐसा है कि 30-40% कंपनीज हैं जो फूड प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन तो हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है, इसलिए बड़ी कंपनी में अप्लाई करो। जैसे फूड डिलीवरी में ग्लोबो हो गया, वोल्ट हो गया, एक्साना हो गया, तो बड़ी कंपनी में अप्लाई करो तो आपको क्यों नहीं मिलेगा अकोमोडेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका सीज़न ख़त्म होने वाला है, जिनका सीज़न ख़त्म होने वाला है अक्टूबर में, वो भाई क्या करे, वो ज़ाग्रेब में बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है। ज़ाग्रेब की बात नहीं कर रहा, हर शहर में वैकेंसी आने वाली है, तो वहाँ पे आज ही अप्लाई कर दो ताकि आपका काम हो जाए। अक्टूबर में तो खत्म हो जाएगा, कहीं सितंबर में वेकेशन खत्म हो रहा है, सॉरी सीजनल वर्क परमिट खत्म हो रहा है, तो आज ही प्रिपेयर करना शुरू कर दे। कोई ना कोई बंदा पकड़ लें, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मेरी जरूर हेल्प लें, ठीक है, मैं आपका काम करवा दूंगा। तो अगली बात करेंगे वर्क परमिट कैसे चेक करवा सकते हैं। मैंने बताया भी पिछली वीडियो में, पर फिर भी भाई बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए कि भाई हमें एरर आ रहा है, हमारी मेल पे चेक नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो एरर क्यों होता है? अब देखो, सिंपल सी बात है, जीमेल आईडी सबके पास है, आपकी जीमेल में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो तो एरर आएगा। आप मान लो इस्तारा में आपने अप्लाई किया, इस्तारा किसी सिटी में अप्लाई किया है, तो वहाँ की ईमेल आईडी उठाओ इस्तारा पुलिस स्टेशन का, ठीक है, ईमेल आईडी कॉपी करो और वहाँ पे अपने कंपोज में जाके पेस्ट कर दो, अटैच करो। साथ में क्या अटैच करना है? आपका वर्क परमिट और आपका पासपोर्ट अटैच करना है आपने, ये दो चीज़ें अटैच करनी है। बिना इन चीज़ों के अटैच किए कि आपका वो उठाएगा ही नहीं पुलिस स्टेशन, वो डिमांड करेगा कि वर्क परमिट भेजो अपना। तो पहले उनको वर्क परमिट और पासपोर्ट भेजो ताकि वो चेक कर सकें ये वैलिड है, फेक है, या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको वो साफ तरीके से बता देंगे। किसी का वीज़ा भी आ रहा है, किसी को वीज़ा में डाउट है अपने, तो वो वीज़ा भी अपना पुलिस स्टेशन में भेज सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं आपका। तो ये चीज़ आप अपने खुद से चेक करवा सकते हो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि यार भाई मेरे वर्क परमिट चेक कर दो, ये फेक तो नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो अगली बात करेंगे वीज़ा विदाउट VFS स्कैम जो चल रहा है नेपाल में, बांग्लादेश में, कि आपको VFS में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपका यहाँ से ही अप्लाई कर देंगे, ठीक है, आपका वीज़ा भी आ जाएगा, हम VFS में खुद जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्कैम क्या चल रहा है कि ये एडिट कर देते हैं, किसी का अच्छा स्कैनर होता है तो वो वीज़ा का एडिट कर देते हैं। अभी तो ये काम खत्म हो गया है, ये 2 मंथ पहले का मेरे को आया है मैसेज, किसी मेरे भाई से बात हुई थी, 2 मंथ पहले हुई थी, तो आज उनसे फिर से बात हुई है कि एक बंदे का फिर से एडिट किया हुआ है नेपाल में। तो वो चलो पकड़े गए हैं, उनको चलो जो उनका
होना हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा देखिए VFS में जाना ही पड़ता है। अगर आपको क्रोएशिया की फाइल लगानी है, चाहे किसी देश का वर्क परमिट हो, आपको VFS में जाना ही पड़ेगा। VFS के जाए के बिना, फिंगर हुए बिना आपको कैसे आपको वीज़ा मिल जाएगा? थोड़ा दिमाग से सोचिए भाई, दिमाग सभी के पास है। अगर एजेंट के पास दिमाग है, अपना भी दिमाग लगाइए भाई। तो मैं बहुत सारे भाइयों को बता चुका हूं कि भाई गल्फ एयरलाइन लो। 15 अगस्त की फ्लाइट हुई थी पॉलिश एयरलाइन की, 4 बंदों की हुई थी। वेस्ट बंगाल से थे 4 बंदे पॉलिश एयरलाइन के लिए। उनको 7 घंटे तक वहां पे बिठा के रखा गया। वार्सा में पॉलिश एयरलाइन थी। तो क्या फायदा यार ऐसी एयरलाइन लेने का? मैं पहले कितनी बार बता चुका हूं भाई, गल्फ एयरलाइन लो। गल्फ एयरलाइन में किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पोलैंड एयरलाइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरोपियन देश है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, शक्की देश होते हैं। वो आपको इसलिए वो क्लियर नहीं करने देते, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। तो मेरे भाई को डाउट रहता है कि भाई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत है। अभी तो पूरा खत्म ही हो चुका है भाई, अभी क्या लेके जाने की जरूरत है? अगर किसी को फिर भी डर लगता है तो ले जाओ, पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके लेके जाओ जो आपको एजेंट बता रहा है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो कि तैयारी के चक्कर में आप कोई एजेंट कोई अपना डॉक्यूमेंट छूट जाए और वहां से आपको फिर से वापस भेज दे। अपने पूरे डॉक्यूमेंट साथ में रखिए, एक फाइल बना के रखिए। जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो उनको चेक करवाने के लिए, वर्क परमिट वगैरह, आपको अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको डाउट रहता है तो वो क्लियर कर लो अपना, ठीक है। वैसे तो जरूरत नहीं है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, अभी कोई चेक नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें जो मेन थी जो मैंने आपको बता दी है। तो अभी देखिए वीज़ा का प्रोसेस टाइम अभी स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि वेकेशंस का बहुत बड़ा पंगा है। वहाँ पे गर्मियों में हर एक सरकारी बंदा चाहता है कि अपने परिवार के साथ वो घूमने जा सके, ठीक है। वो वेकेशन छुट्टी ले लेता है। तो ऐसा नहीं कि पूरा दफ्तर ही खाली हो गया, दफ्तर में काम चलता रहता है, बस थोड़ा स्लो हो जाता है काम। हमारे यहाँ पे जून में आपको पता है छुट्टियाँ हो जाती है, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। तो वैसे वहाँ पे ये भी है, अभी अगस्त में भी छुट्टियाँ थी, तो इसलिए काम थोड़ा स्लो हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बात ये करूँगा कि भाई बहुत सारे डाउट रहते हैं मेरे भाइयों को। देखिए आप एजेंट के दिमाग के साथ, जैसे उनका दिमाग चलता है, अपना दिमाग चलाइए, सोचना शुरू कीजिए कि यार क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ है, आपको ये पूरी डाउट क्लियर होगा। तो इस मामले में जो मैंने आज बातें की हैं, कोई भी डाउट रहता है मेरे भाइयों को तो मेरे से पूछ सकते हैं, कभी बात कर सकते हैं। अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता, अगर किसी का फ़ोन मैंने कट कर दिया है तो थोड़ा भाई मेरे को मेरी प्रॉब्लम समझिए। थोड़ा मेरे को घर पे ध्यान देना पड़ता है, घर का काम चल रहा है, थोड़ा घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं उनको बैक कॉल जरूर करता हूँ, बैक रिवर्ट जरूर करता हूँ, मैसेज जरूर करता हूँ। तो इस बात का बुरा मत मानिए। मेरे चैनल को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करवाइए, ताकि आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।